नमस्कार मित्रों। आज हम लोग हिंदी साहित्य पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहले लेखक देखेंगे गार्था दत्तासी और इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुस्तान और हिंदुई साहित्य का हिंदुस्तान हिस्ट्री। इस्तवार को हिस्ट्री कहते हैं, इसका अर्थ इतिहास है। लिटरेचर को लिटरेचर कहते हैं, इसका साहित्य है। और एंदुई को हिंदुई कहते हैं यानी कि हिंदी, और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू। तो हिंदुस्तानी और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, इस साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड प्राच्य साहित्य अनुवादित समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित कराया गया। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में और प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 में हुआ। और इसका प्रकाशन का द्वितीय संस्करण का प्रथम दो भागों का प्रकाशन 1870 में और द्वितीय संस्करण का तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में। और इसके बारे में हम तथ्य आप गुण या दोष देख सकते हैं। ठीक है ना। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। कौन? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में रचित है और इसकी पद्धति वर्णानुक्रम है। शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा। और यह ग्रंथ जो है, इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया और हिंदी के केवल 72 कवि को यह स्थान दिया गया था और शेष अन्य भाषा के थे, अधिकतम उर्दू भाषा के थे। और इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार ही नहीं किया गया। और इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदी के 72 कवियों में पहला कवि अंगद थे और अंतिम कवि हेमंत पंत का वर्णन मिलता है। गार्था दत्तासी ने उर्दू बोली का पक्ष लेते हुए हिंदी को भाषा को भद्दी बोली कहा। इसमें काल विभाजन का नामकरण का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। और इस ग्रंथ में 1814 पृष्ठ हैं। 10 पृष्ठों में केवल इसकी भूमिका लिखी गई है। संस्कृत के कई कवियों को हिंदी कवि मान लिया गया है तथा युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन तो किया ही नहीं गया है। हिंदी साहित्य के बृहद और दीर्घकालीन साहित्य को सूत्रबद्ध रूप से लिखने के हिंदी साहित्य के बृहद एवं दीर्घकालीन इतिहास को सूत्रबद्ध रूप से लिखने वाले प्रथम इतिहासकार गार्था दत्तासी 1794 से 1878 फ्रांस के थे। ये भारत में उर्दू विषय के प्रोफेसर थे। गार्था दत्तासी से ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जानी चाहिए। नलिनी शर्मा ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य में प्रथम इतिहास लेखक गार्था दत्तासी है, यह निर्विवाद है। बिल्कुल, यह भी निर्विवाद बात है। प्रथम लेखक ही थे गार्था दत्तासी। इन्होंने कहा नलिनी शर्मा ने। और इस पुस्तक को लिखने में 66 पुस्तकों की मदद ली गई, जिसमें हिंदी की केवल 11 पुस्तकें थी। ठीक है ना, ये भी कमियां ही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और केवल हिंदी की 11 पुस्तकों का ही सहयोग लिया गया है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में अपने गुरु YF फैलन के सहयोग से उर्दू में तबकात उ शुअरा एवं तज़किरा ए शुअराई नामों से अनुवाद किया तथा काल विभाजन का भी प्रयास किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुवादित ग्रंथों में कुल रचनाकार 1004 थे, जिसमें हिंदी के केवल 60 कवि ही थे। ठीक है। और गार्था दत्तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ का 1952 में से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। और यह प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय द्वारा अनुवादित ग्रंथ में कुल 358 कवि थे, जिसमें से हिंदी के 220 कवि थे। बिल्कुल। अब वैशिष्ट क्या है? यह एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखे का प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी साहित्य इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई।
और तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता का नितांत अभाव था, इसलिए इसे अमान्य घोषित किया गया। फिर अगले साहित्य इतिहासकार हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनका जन्म यूपी में उन्नाव में हुआ। इनकी रचना शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ और यह पद्धति भी वर्णानुक्रम ही थी तथा कुल रचनाकार 1003 थे। शिव सिंह सेंगर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था, अर्थात हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ था। इस पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम 1878 में तो हुआ था, लेकिन त्रुटि को कुछ होने के कारण इसको सुधार कर इसका परिष्कृत रूप 1883 में पुनः प्रकाशित हुआ। इसलिए इसका सर्वमान्य समय 1883 ही माना जाता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा कवियों का विवरण दिया गया है। इस कारण शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, 1000 से ज़्यादा कवियों का विवरण दिए जाने के कारण, तथा यह बाद के इतिहासकारों के लिए भी आधार रहा। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इनमें से 687 कवियों को तो तिथिक्रम में लिखा गया है तथा 283 कवियों की तिथियां नहीं दी गई हैं। शिव सिंह सरोज कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया तथा इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। शुक्ल ने इसे विवृत संग्रह कहा और शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 यानी कि 1713 ईस्वी मानते हैं तथा सेंगर प्रथम कवि पुष्य या पुंड को मानते हैं। इस ग्रंथ में कवियों के जन्म काल, रचना काल, निधन का भी वर्णन मिलने लगा। शिव सिंह सेंगर ने जिन कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया उनमें से अधिकांश कवि तो संदिग्ध हैं तथा वर्णित तिथियां केवल अनुमान के आधार पर लिखी गई है। शिव सिंह सेंगर ने ब्रह्मोत्तर खंड और शिवपुराण का हिंदी अनुवाद किया और इसे भी अप्रमाणित घोषित किया गया। अगले साहित्य इतिहासकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यह आयरलैंड के निवासी थे। इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। यह पुस्तक 1784 ईस्वी में विलियम जोस द्वारा कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ, जो कि सर्वमान्य है, अतः इसे 1888 में ही प्रकाशित माना जाना चाहिए। पत्रिका के रूप में भी प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, लेकिन पुस्तकार या स्वतंत्र रूप में इसका प्रकाशन 89 ईस्वी में हुआ था। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में 952 कवि हैं और सभी हिंदी के कवि हैं। 686 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। 686 कवियों के विवरण का आधार क्या है? शिव सिंह सरोज है। ग्रियर्सन एक प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने लंबे समय तक 1888 से 1903 तक भारतीय भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ नाम से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों का सर्वेक्षण किया। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे, जिनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या परिषद सभा वियना में किया गया और इनके ग्रंथ का नाम तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन रहा। तुलसी को बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार मानने का श्रेय भी ग्रियर्सन को जाता है और इतिहास में तुलनात्मक लेखन की शुरुआत करने का श्रेय भी ग्रियर्सन को ही जाता है। नलिन विलोचन शर्मा का व्यक्तित्व मत ग्रियर्सन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या कहा? हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास का आदि प्रवर्तक शुक्ल नहीं, प्रस्तुत ग्रियर्सन है। ये बात तो पूर्णतः असत्य नजर आती है, क्योंकि हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तक अगर किसी ने किया तो शुक्ल ने किया, लेकिन इन्होंने ग्रियर्सन से प्रभावित होकर अपना व्यक्तिगत मत लिखा कि हिंदी में विधेयवादी साहित्य के आदिम प्रवर्तक शुक्ल नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। फिर अगली बात है किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं और किशोरीलाल गुप्त का मानना है कि यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर है,
जिस पर शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इसीलिए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को नींव का पत्थर कहा जाता है। किसे? द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को नींव का पत्थर किसने कहा? किशोरी लाल गुप्त ने कहा। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास माना, अर्थात यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक, इतिहास में तुलनात्मक लेखन की शुरुआत करने का श्रेय विग्रसन को है, जिसे हमने देख लिया। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना विग्रसन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तथा इन्होंने भक्ति काल का भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। ग्रियर्सन ने हिंदी में को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा माना और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी और इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इस इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय हैं तथा अंतिम अध्याय अप्रमाणित है तथा हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिका, तुलसी के अन्य प्रवर्ती और 8वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर अगले लेखक हम साहित्यकार देख सकते हैं मिश्र बंधु। ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र का जन्म 1973, गणेश का जन्म 65 और सुखदेव बिहारी मिश्र का 78। और यह लगभग इनका जन्म है, बात किया गया है जो सर्वमान्य है। इनके जन्म में काफ़ी विवाद मिलता है। जन्म स्थान इटौजा है और लखनऊ यूपी में। और गोत्र इनका क्या था? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र थे और ये तीनों भाई चिंतामणि मिश्र के पूर्वज माने जाते हैं। और इनके द्वारा रचित रचना जो है, लिखित रचना साहित्यकार मिश्र बंधु विनोद है, 4 भाग में है, लगभग 2250 पृष्ठ इसमें है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन मिश्र बंधु विनोद का 1913 ईस्वी में हुआ और मिश्र बंधु विनोद का चतुर्भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद की प्रकाशक संस्था नागरिक प्रचारी सभा काशी थी। इसकी पद्धति कालानुक्रम थी और इसमें कुल कवि 4591 थे, लगभग 5000 जिसे मान्यता दी गई। शुक्ल ने स्वयं स्वीकारा, क्या कहा? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। इस प्रकार यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए उपजीव्य रहा। मिश्र बंधु विनोद नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 से लेकर 1921 तक चलाया गया था। इस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों का शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार मानने का श्रेय भी मिश्र बंधुओं को ही है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवि की श्रेणियां भी निर्धारित की। इतिवृत्तात्मक जीवन चरित्र पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही किया गया था। मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड में 2 विभाजन करने की पद्धति को चलाया, अर्थात दोहरी काल विभाजन की पद्धति मिश्र बंधुओं ने चलाई, जबकि दोहरे नामकरण की पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने चलाया। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल, रीतकाल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल, यानी कि मिश्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल कहा। लेकिन आदि काल को अगर पूछे प्रारंभिक काल किसने कहा, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। हिंदी साहित्य में देव बड़े की बिहारी के विवाद के जन्मदाता भी मिश्र बंधु ही हैं और इसकी 2 रचनाएं मिलती हैं, देव और बिहारी। ये किसकी रचना? कृष्ण बिहारी मिश्र की। लास्ट में बिहारी है, लास्ट में बिहारी है। इन्होंने देव को बड़ा माना। बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन की है। लास्ट में देव है, लास्ट में देव है, इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित आधार ग्रंथ किए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों तथा उपभाजन सहित 8 युगों में बांटा, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आदिकाल को आरंभिक काल,
और आभक्ति काल को माध्यमिक काल, रीतिकाल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा गया था। इनकी एक और रचना है हिंदी नवरत्न। यह हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक भी कही जाती है और इसमें हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को शामिल किया गया है। प्रथम संस्करण में कबीरदास नहीं थे और त्रिपाठी बंधु अलग अलग थे। अब इस के माध्यम से हिंदी नवरत्न के 9 कवियों को समझेंगे। चंद बिहारी देतु के, हरि त्रिपाठी सुरकुदु। चंद से चंद्रवरदाई, बिहारी से बिहारी, देतु से देवदत्त, तू से तुलसीदास, केक्स में के से केशव, क से कबीर, हरि से हरिचंद, त्रिपाठी से भूषण त्रिपाठी, मतिराम त्रिपाठी और सूर से सूरदास। ठीक। अब अगले कवि हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रावली शुक्ल तथा माता सावित्री देवी थी। इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ और इसकी पद्धति विधेयवादी थी। इसमें कुल कवि 997 थे। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सहायता करने वाले विद्वान कौन थे? केदारनाथ पाठक थे। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाओं और रचनाकारों की इतिवृत्ति की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया है कि परवर्ती इतिहासकार ग्रंथों को में प्रायः इसका ही प्रयोग किया गया। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास नाम से लिखा। भूमिका विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही पुस्तकाकार के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया तथा इसका संशोधित या परिवर्तित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। यह विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसे हिंदी सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल जी मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं तथा चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। शुक्ल ने दोहरे नामकरण की पद्धति चलाई जबकि दोहरे उपकाल विभाजन की पद्धति विश्वबंधुओं ने अपनाई। प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन सर्वप्रथम शुक्ल ने ही किया। शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। अपभ्रंश को शुक्ल ने प्राकृताभास कहा जबकि गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा। शुक्ल ने तुलसी को श्लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा तथा सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा। तुलसीदास को क्या कहा शुक्ल जी ने? लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा तथा सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा। शुक्ल ने प्रथम स्थान तुलसीदास जी को दिया, द्वितीय स्थान महाकवि सूरदास को दिया और तृतीय स्थान जायसी जी को दिया। शुक्ल वीर गाथा काल में रासो काव्य को ही शामिल किया। वीर गाथा काल में इन्होंने रासो काव्य को ही शामिल किया तथा सिद्धनाथ जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्य की कोटि से अलग रखते हैं। शुक्ल का कथन है, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा। उन्होंने आधुनिक युग के 3 उपभाग किए और इन्होंने हिंदी साहित्य के 4 युगों में जो बांटा है उसे वीरगाथा काल जिसे आदिकाल कहते हैं, विक्रम संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व माध्यमिक काल जिसे भक्ति काल कहते हैं, विक्रम संवत 1375 से 1700 और उत्तर माध्यमिक काल है जिसे रीतिकाल कहते हैं, 1700 विक्रम संवत से 1900। गद्य काल इसे वर्तमान काल कहते हैं, 1900 विक्रम संवत से। और गद्य काल जो है इसी आधुनिक काल या वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 उपविभाजन किए थे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। प्रथम को भारतेंदु, द्वितीय को द्विवेदी और तृतीय को छायावादी। यह इनके 3 उपविभाजन हुए थे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शामिल कवि कौन कौन थे? तो वह शिव सिंह सेंगर, शिव नारायण, रामचंद्र शिव राम। और हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की रचना में 3 विद्वानों का योगदान रहा। कौन? राम श्याम। ठीक, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा। शुक्ल के साहित्य इतिहास में कवियों एवं उनकी काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है, शुक्ल ने साहित्य इतिहास में कवियों एवं उनकी काव्य के मूल्यांकन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लेखन के लिए निम्नलिखित रचनाओं का आधार ग्रहण किया। तो है मिश्र बंधु विनोद,
हिंदी कविता रत्नमाला श्याम सुंदर दास का, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का, अब्रज मुदी माधुरी सार राम योगी हरि का, और यह उनका इतिहास ग्रंथ में आधार रूप में ग्रहण किया। ठीक। शुक्ल की रचनाएं क्या है? मधुशरत शुक्ल का काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य के इतिहास जान ही रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास चिंतामणि का निबंध संग्रह है, 4 भागों में 17 मनोविकारी संबंधी निबंध है। रसमीमांसा शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ है। महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा संबंधी ग्रंथ है। अविश्व प्रपंच शुक्ल का दार्शनिक ग्रंथ है। चिंतामणि निबंध संग्रह में 17 मनोविकारी संबंधी निबंध है। इसका प्रकाशन 4 भागों में ही होगा। प्रथम भाग का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया, द्वितीय भाग का प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, तीसरे भाग का प्रकाशन नामवर सिंह ने किया और चौथे भाग का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी ने किया। शुक्ल ने मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना द लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचयी नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। शुक्ल नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। ठीक। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की बाड़ियों से हुआ। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्ध की बाड़ियों से हुआ। इसमें कवियों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ठीक। अगले कवि देखेंगे राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 है। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 है। इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 से लेकर 1693 तक का ही वर्णन है, अर्थात आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन है। राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि माना। किसने? राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि अपभ्रंश का वाल्मीकि माना। राम कुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण ज्ञान प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य। अच्छा, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को राम कुमार ने क्या कहा? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य कहा। राम कुमार वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास ही रहा है और इनकी द्वारा रचनाएं है एकलव्य, अभिशाप, जौहर, चित्तौड़ की चिता, निषिद्ध, आकाशगंगा, अंजलि, चित्ररेखा, रूप राशि और हिमहास। फिर अगले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में बलिया गांव छपरा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1979 ईस्वी में हुआ। इनका अन्य नाम व्योमकेश शास्त्री था और नोट में देख सकते हैं कि व्योमकेश दरवेश रचना विश्वनाथ त्रिपाठी का है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक रचना लिखकर कबीर को साहित्य में प्रतिष्ठित करने का काम किया तथा कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा और इनके प्रिय कवि भी कबीरदास ही हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन है? हिंदी साहित्य का भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 या 53। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में इनका प्रमुख कथन है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि श्राम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप 12 आना वैसे ही होता, यानी 75% वैसे ही होता जैसा आज है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी 52-53 ईस्वी व्याख्यान माला के रूप में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाजशास्त्रीय या सामाजिक पद्धति का दृष्टिकोण अपनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा तथा आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहने का श्रेय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा तथा भक्ति आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना तथा तुलसी के लिए कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान अद्दहमाण को हिंदी का प्रथम कवि माना और इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी को लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि मिली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में गणपति चंद्र गुप्त का मत क्या है
कि गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन किया। सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा। इन्होंने साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किया। इनकी काल विभाजन 4 खंड है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी इन्होंने माना, भक्तिकाल 1400-1600 ईस्वी माना, रीतिकाल 1600-1800 माना और आधुनिक काल 1800 अब तक या 1900 माना तो माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं क्या है? सूर्य साहित्य, कबीर, नाथ साहित्य, मेघदूत एक पुरानी कहानी, कालिदास की ललित योजना, आलोक पर्व 1971, जिसे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किया, पुटह, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, चारु चंद्रोलेख और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पौधा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का की रचना है। फिर अगले लेखक साहित्य इतिहास देखेंगे, साहित्य लेखक देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। इनकी पद्धति वैज्ञानिक है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में की। गणपति चंद्रगुप्त ने सालिभर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। भक्तिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया: राजाश्रय में रचित काव्य, धर्माश्रय में रचित काव्य, लोकाश्रय में रचित काव्य। ठीक है, फिर हम अगला देखेंगे ग्रुप में ऐड होने के संबंध में। तो आप लोग 5 सब्सक्राइबर बढ़ाकर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट और आपको ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर पेड जैसा कंटेंट भी कोई लोग नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।